बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है गज़ल नंबर 4, शायर अहमद फराज। नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरआई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं। गज़ल नंबर 4, शायर अहमद फराज। शेर नंबर 1, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अल्फाज मानी, सिलसिले माना रवाबित, ताल्लुकात। तोड़ गया का माना है ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। सभी यानी सब के सब, तमाम। जाते जाते रुखसत होते हुए, जाते हुए, वरना नहीं तो बसूरत दीगर इतने इतने ज़्यादा मरासिम, ताल्लुकात, रवाबित, आते जाते, मुलाकातें, आना जाना। मरकज़ी ख्याल, इस शेर का मरकज़ी ख्याल ये है कि किसी के जाने के बाद ताल्लुकात और रवाबित का ख़त्म हो जाना और उसके साथ मौजूद मरासिम की कमी को बयान किया गया है। तशरीह, ये शेर उर्दू अदब के मारूफ शायर अहमद फराज की गज़ल से लिया गया है। यह शेर एक दिल शकिस्ता इंसान की कैफियत और एहसासात को बयान करता है जब उसका महबूब या अजीज शख्स उसकी जिंदगी से रुखसत हो जाता है। शायर कहता है कि पहले मिसरा में शायर बयान करता है कि जब वो शख्स जा रहा था तो उसने तमाम ताल्लुकात और रवाबित को ख़त्म कर दिया। यह ताल्लुकात उन दोनों के दरमियान एक अहम हैसियत रखते थे, लेकिन उसके जाने के बाद वो तमाम रिश्ते, रवाबित और सिलसिले टूट गए। शायर की जुबान में सिलसिले का मतलब महज मुलाकातें या बातचीत नहीं है, बल्कि दिल के रिश्ते और मोहब्बत के वो सिलसिले जो अब ख़त्म हो चुके हैं। एक शायर कहते हैं, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। दूसरे मिसरे में शायर मजीद वजाहत करता है कि उनके दरमियान इतने मरासिम थे कि वो बाकायदगी से मिलते थे। शायर का कहना है कि अगर वो शख्स तमाम ताल्लुकात को न तोड़ता तो उनके दरमियान इतने मरासिम और रिश्ते मौजूद थे कि वो मिलते रहते, आते जाते रहते। शायर कहते हैं, न मिला करो हमें यूं रास्ते में, न मिला करो हमें यूं रास्ते में, हम बहुत देर तक उदास रहते हैं। ये शेर मोहब्बत और दिल शकिस्तगी की एक गहरी तस्वीर कशी करता है, जहां एक तरफ मोहब्बत के गहरे रिश्ते हैं और दूसरी तरफ उन रिश्तों के टूटने का दर्द है। दिन तो कट जाएगा अपना यहाँ, दिन तो कट जाएगा अपना यहाँ, रात का क्या करें, रात बड़ी मुश्किल है। इस शेर के फनी महासिन और सनात तकरार। शेर में जाते जाते की तकरार एहसासात की शिद्दत को बढ़ा देती है। नंबर 2, तशबीह। सिलसिले और मरासिम को इंसानी जज्बात से तशबीह दी गई है जो कि खूबसूरती से बयान की गई है। नंबर 3, रदीफ और काफिया। इस शेर में जाते रदीफ है और सिलसिले मरासिम काफिया हैं। ये उसलूब गज़ल की मौसीकियत को बढ़ाता है। मुबालगा आराई। शेर में मुबालगा आराई का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सभी सिलसिले तोड़ गया। इससे शायर की मायूसी और दर्द को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। नंबर 5, हुस्ने बयान। शायर ने निहायत खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है, जिससे कारी यानी पढ़ने वाला फौरन मुतासर होता है। पैकर तराशी। शायर ने अपने जज्बात को लफ्जों की सूरत में इस तरह बयान किया है कि कारी के ज़हन में एक तस्वीर बन जाती है जो इन एहसासात को महसूस करने में मदद देती है। अजीज तलबा व तालिबात, गज़ल नंबर 4 का शेर नंबर 2।
शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अल्फाज मानी, शिकवा शिकायत, गिला, जुल्मत अंधेरा और तारीकी, शब रात को कहते हैं, बेहतर अच्छा, ज्यादा अच्छा, मुनासिब। हिस्सा हिस्सादारी या शराकत को कहते हैं। शमा मोमबत्ती, रोशनी, जलाते जाते यानी रोशन करते, जलाने का अमल। मरकजी ख्याल इस शेर का मरकजी ख्याल यह है कि शिकायत करने के बजाय इंसान को अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करते हुए कुछ मस्बत अक़दाम उठाना चाहिए। तशरी, ये शेर अहमद फराज की गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने एक निहायत अहम और गहरी बात बयान की है जो जिंदगी में शिकायत करने और अमली इक़दामात करने के दरमियान फर्क को जाहिर करती है। पहले मिसरा में शायर कहता है कि रात की तारीकी की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद कुछ करें। यहाँ रात की तारीकी को मुश्किलात, मसाइल और मुसीबतों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शायर का कहना है कि इन मुश्किलात और मसाइल पर शिकायत करने के बजाय हमें अमली इक़दामात करने चाहिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करते हुए कुछ ना कुछ रोशनी यानी मस्बत इक़दाम उठाना चाहिए। यहाँ शमा को उम्मीद, रोशनी और मुस्बतियत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शायर का पैगाम है कि अगर हर फर्द अपने हिस्से की शमा जलाएगा तो मजमूई तौर पर अंधेरा कम हो जाएगा और रोशनी फैल जाएगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये शेर एक अजीम पैगाम देता है कि शिकायत करने के बजाय हमें अमली तौर पर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अपनी शमा जलाए तो मजमूई तौर पर दुनिया में बेहतरी आ सकती है। अजीज तलबा तालिबात, शेर नंबर 2 के फन्नी महासिन व सनाए तशबी, शमा को उम्मीद और रोशनी और मुस्बतियत से तशबी दी गई है जो शायर के पैगाम को मजीद वाज़ेह करती है। इस्तिआरा, जुल्मत शब को मुश्किलात, मसाइल और मुसीबतों का इस्तिआरा बनाया गया है जो जिंदगी की हकीकतों को बयान करता है। नंबर 3, मुबालगा आराई, सनत मुबालगा। शेर में शिकवा जुल्मत शब की मुबालगा आराई की गई है ताकि कारी में पर गहरा असर डाल सके। नंबर 4 हुस्ने बयान। शायर ने निहायत खूबसूरती से अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप दिया है जो कारी को मुतासर करता है। नंबर 5, रदीफ और काफिया। था और जाते की रदीफ और काफिया का इस्तेमाल शेर की रवानी और मौसीकियत को बढ़ाता है। सनत तकरार, शमा जलाते जाते की तकरार शायर के पैगाम को मजीद जोर और अहमियत देती है। अजीज तलबा तालिबात, शेर नंबर 3, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। अल्फाज मानी, आसान, सहल, मुश्किल न होना। नंबर 2, हिजर, जुदाई और फिराक को कहते हैं। मरना, जान का खत्म होना यानी मौत। जाना, महबूब, प्यारा। उम्र यानी जिंदगी, मुद्दत। लगी, लगा, सिर्फ सर्फ होना, लगा और सर्फ होना। जान से जाते जाते, जान देने में, मरने में। शेर का मरकजी ख्याल
اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محبوب کی جدائی میں مرنا بظاہر آسان لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس درد کو جھیلتے ہوئے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ تشریح: یہ شعر احمد فراز کی محبت اور جدائی کے درد پر مبنی شاعری کی ایک مثال ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں مرنا بظاہر آسان لگتا ہے۔ یہاں آسان کا لفظ اس شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کے لیے محبوب کی جدائی کا غم اتنا شدید ہے کہ مرنا ایک ممکنہ فرار نظر آتا ہے۔ جانا کا لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو اس کے دل کی گہرائی اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے دوسرے مصرع میں شاعر بیان کرتا ہے کہ مرنا بظاہر آسان لگتا ہے، اگرچہ مرنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس جدائی کے درد کو جھیلتے ہوئے ایک پوری زندگی گزر گئی، ایک عمر لگی کا مطلب ہے کہ جدائی کے غم میں وقت گزرنا بہت مشکل اور طویل رہا۔ جان سے جاتے جاتے کی تکرار اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مرنے کا عمل ایک لمبی اور تکلیف دہ مدت پر محیط رہا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ یہ شعر محبت اور جدائی کے درد کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں مرنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن اس جدائی کے غم کو برداشت کرتے ہوئے ایک پوری زندگی گزر گئی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کے فنی محاسن و صنائع۔ تشبیہ: مرنا کو جدائی کے درد سے تشبیہ دی گئی ہے جو شاعر کے احساسات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ استعارہ: ہجر کو محبوب کی جدائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو دل کے درد کو بیان کرتا ہے۔ صنعت تکرار: جاتے جاتے کی تکرار اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مرنے کا عمل ایک طویل اور تکلیف دہ مدت پر محیط رہا۔ حسن بیان: شاعر نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ ردیف اور قافیہ: جاتے اور لگی کی ردیف اور قافیہ کا استعمال شعر کی روانی اور موسیقیت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 6 مبالغہ آرائی: ایک عمر لگی میں مبالغہ آرائی کا استعمال شاعر کے درد کو زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شعر نمبر 4: جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ الفاظ معانی: جشن خوشی کی تقریب یعنی جشن، مقتل قتل گاہ، ظرف مکان ہے یہ مقتل، مطلع اور مقطع کی طرح، مطلع اور مقطع جو ہے وہ بھی قواعد کی روح سے ظرف مکان ہے، اور مقتل مفعول کے وزن پر ہے اور مفعول ظرف مکان کا وزن ہوتا ہے، اور اسی وزن پر مقتل ہے یعنی قتل گاہ، قتل کیے جانے کی جگہ، جہاں قتل کیا جاتا ہے اس جگہ کو مقتل کہتے ہیں، اور قواعد کی روح سے یہ ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس جگہ پر کوئی کام واقع ہوا ہو، کیا گیا ہو۔ برپا منعقد یعنی قائم، پا بجولاں، پا کا معنی پاؤں، جولاں کا معنی بیڑیاں، پا بجولاں
पाँव में बेड़ियां यानी कैद में। नंबर 5 सही यानी खा अगरचे। नंबर 6 नाचते गाते जाते खुशी से रक्स करते हुए और गाते हुए जाना। इस शेर का मरकजी ख्याल, शायर इस शेर में कहता है कि अगर मक्तल में जश्न बर्पा होता तो हम भी कैदो बंद की हालत में ही सही खुशी से रक्स करते और गाते हुए जाते। तशरी, यह शेर अहमद फराज की शायरी की एक खूबसूरत मिसाल है जो एक गहरे और माना खेज पैगाम पर मबनी है। शायर इस शेर में अपनी जिद्दोजहद, बहादुरी और अज़म का इजहार कर रहा है। शायर का हर मिसरा एक मुनफरद जज्बाती कैफियत और तजुर्बे को बयान करता है। पहले मिसरा में शायर एक मुमकिना हालत की तस्वीर कशी कर रहा है। अगर मक्तल यानी कत्लगाह में जश्न बर्पा होता, यानी अगर वो मौका फराहम किया जाता जहां दुश्मन हमारे खिलाफ अपनी कामयाबी का जश्न मनाते, तो वो भी इसमें शिरकत करते। जश्न मक्तल एक इस्तिआरा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुखालिफीन हमारे कत्ल पर खुशी मनाते। शायर कहता है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, तो जमाने के लिए आ। दूसरे मिसरा में शायर कहता है कि अगरचे हम कैद में हैं, हमारे पाँव में बेड़ियां हैं, फिर भी हम अपनी आजादी और खुददारी को बरकरार रखते हुए रक्स करते और गाते हुए मक्तल की तरफ जाते। यहाँ पा बजौला का लफ्ज कैदो बंद की हालत को जाहिर करता है, लेकिन शायर का आज़म और जज्बा बुलंद है कि वो इस कैद में भी खुशी और खुददारी का इजहार करते हैं। ये शेर बहादुरी, आज़म और खुददारी का पैगाम देता है। अगरचे शायर कहता है कि मुश्किलात और कैदो बंद की हालत में भी हम अपनी खुशी और खुददारी को बरकरार रख सकते हैं। ये शेर हमें सिखाता है कि मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हमें अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कभी हम भी तेरी महफिल में शामिल थे फराज, कभी हम भी तेरी महफिल में शामिल थे फराज, हमको भी याद कर के नाज उठाए कोई, हमको भी याद कर के नाज उठाए कोई। नतीजा, शायर अहमद फराज का ये शेर जिद्दोजहद, बहादुरी और खुददारी का एक बेहतरीन नमूना है। शायर ने निहायत सादा और खूबसूरत अल्फाज में अपने दिल की कैफियत को बयान किया है जो कारी के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। इस शेर में मुश्किलात के बावजूद आज़्म और हौसले के साथ जीने का पैगाम मौजूद है। इस शेर के फनी महासिन और सनाए इस्तिआरा जश्न मक्तल एक गहरा इस्तिआरा है जो मुखालिफीन की खुशी और हमारी मुश्किलात को जाहिर करता है। सनत तजाद, पा बजौला और नाचते गाते का तजाद शायर की खुददारी और आज़म को जाहिर करता है। सनत मुबालगा यानी मुबालगा आराई, नाचते गाते जाते की मुबालगा आराई शायर की बहादुरी और हौसले को ज्यादा शिद्दत से बयान करती है। नंबर 4 हुस्न बयान, शायर ने निहायत खूबसूरती से अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप दिया है जो कारी को मुतासिर करता है। नंबर 5 तशबीह, पा बजौला की हालत को खुशी से रक्स करने और गाने से तशबीह दी गई है जो एक मुनफरद अंदाज़े बयान है। नंबर 6 सनत तकरार, नाचते गाते जाते की तकरार शायर के जज्बे और अज़्म की शिद्दत को जाहिर करती है। अजीज तलबा तालिबात, इस गजल का मक्ता हाज़िर खिदमत है। शेर नंबर 5, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था,
اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ الفاظ معانی، اس کی یعنی اس شخص کی یعنی محبوب کی طرف اشارہ کیا، اس سے مراد محبوب ہے، وہ جانے وہی جانے یعنی محبوب کا علم، محبوب ہی علم رکھے اس کا۔ نمبر 3 پاس وفا، وفاداری کا پاس، وفاداری کا لحاظ، وفا کی قدر۔ تم سے مراد شاعر کا خود کلامی ہے، شاعر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تم، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے نبھاتے، برقرار رکھنا، وفا کرنا۔ اس شعر کا مرکزی خیال، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ چاہے محبوب کے دل میں وفا کی قدر ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی جانب سے وفا کو نبھانا چاہیے۔ شعر کی تشریح، یہ شعر احمد فراز کی شاعری کی ایک اہم مثال ہے جو وفا اور عشق کے موضوعات کو گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دل کی کیفیت اور وفا کے تصور کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے دل میں وفاداری کی قدر ہے یا نہیں، اس کا علم صرف اسی کو ہے، اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ یہاں وہ جانے کا مطلب ہے کہ محبوب کے دل کی کیفیت اور اس کی وفاداری کا علم صرف محبوب کو ہے، شاعر کو نہیں۔ پاس وفا کا مطلب وفاداری کی قدر و قیمت۔ اس مصرے میں شاعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ محبت میں وفاداری کی ذمہ داری دونوں طرف ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کا پاس رکھے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ دوسرے مصرع میں شاعر خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاہے محبوب کے دل میں وفاداری کی قدر ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی طرف سے وفا کو نبھانا چاہیے۔ نبھاتے کا مطلب ہے برقرار رکھنا یعنی وفا کو قائم رکھنا۔ اس مصرے میں شاعر اپنی اصولی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ وفاداری کو اپنی طرف سے برقرار رکھے گا، چاہے محبوب کی طرف سے وفا ہو یا نہ ہو۔ یہ شعر عشق اور وفاداری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ شاعر اس شعر میں محبت کی خالص ہونا اور وفا کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت میں وفا اہم ہے اور اسے اپنی جانب سے نبھانا ضروری ہے، چاہے دوسرا شخص وفادار ہو یا نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر کی محبت کی سچائی اور اصولی بنیادوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ نتیجہ، احمد فراز کا یہ شعر محبت اور وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ شاعر نے نہایت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس شعر میں محبت کی خالصیت اور وفا کی اہمیت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، جو شاعر کی فنی مہارت اور جذباتی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ فنی محاسن و صنائع، تشبیہ، وفا کو انسانی رویوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو شاعر کے احساسات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ استعارہ، پاس وفا کو وفاداری کی قدر کی طور پر استعمال کیا گیا ہے جو محبت کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ حسن بیان، شاعر نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دیا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔
नंबर 4 रदीफ और काफिया, था और जाते की रदीफ और काफिया का इस्तेमाल शेर की रवानी और मौसीकियत को बढ़ाता है। सनत तजाद, वो जाने और तुम फ्राज का तजाद शायर के जज्बात और हकीकत के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। नंबर 6 सनत तकरार, निभाते जाते की तकरार शायर की वफादारी और उसूली मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करती है। अजीज तलबा और तालिबात, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की उर्दू और उसकी ग्रामर की बेहतरीन तैयारी के लिए देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल, और ऑनलाइन नोट्स मंगवाने के लिए राब्ता करें प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई को इजाजत दीजिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।